चांद की जमीन फैली हुई थी जैसे अंतरिक्ष पे एक चांदी का दाग, बिल्कुल खामोश, बस सोलर विंड की हल्की सी आवाज। पुराने क्रेटर खाली आंखों जैसे दिख रहे थे, उनके अंदर खंडहर, भूले हुए जमाने के निशान, बायोलुमिनेसेंट मॉस की भूतियां रोशनी में नहाए हुए, हवा पतली और ठंडी, ओजोन की धातु जैसी खुशबू लिए हुए। ये खुशबू लूना के चांदी जैसे कपड़ों से चिपकी हुई थी। कपड़े उसके चारों ओर तरल चांदनी की तरह लहरा रहे थे। उसकी आंखें स्टारलाइट के दो कुंड क्षितिज को देख रही थी। उसका दुख एक असली चीज थी, एक बोझ जो उसके दिल पर दबा हुआ था, उसे कुचलने की धमकी दे रहा था। लूना, एक्लिप्स क्वीन, उसकी भावनाएं, कच्ची शक्ति, आंसू जो आग में बदल जाते थे, हंसी जो पत्थर तोड़ देती थी। एक तोहफा वे इसे कहते थे, एक बोझ वो इसे जानती थी। उसने अपने गाल पर एक पतला हाथ रखा, उसकी त्वचा उसकी उंगलियों के नीचे ठंडी थी। दिव्य निशान, तारों और घूमते हुए नेबुला का एक ताना बाना उसके पीले शरीर को सुशोभित करता था। वे हल्के से झिलमिलाते थे, उसकी आत्मा के अंदर के उथल पुथल को दर्शाते थे। हर आंसू एक उल्का, गुस्से का हर फटना एक तूफान। महसूस करना था अराजकता को फैलाना, और वो बहुत कुछ महसूस करती थी, हमेशा बहुत ज्यादा। एक परछाई, एक खंडहर मेहराब के अंधेरे से अलग हो गई। अक्षय पावर, द किल्ट। उसका साइबरनेटिक हाथ चमक रहा था, एक ऐसे अतीत का प्रमाण जिससे वो बच नहीं सका था। उसकी निगाह तेज और सावधान उससे मिली। पहचान की एक झलक जल्दी से ढंक गई। उसकी आंखों में एक ठंडक थी जो पहले नहीं थी, एक कठोरता जो बहुत सी लड़ाइयों के लड़े जाने, बहुत अधिक नुकसान सहने की बात करती थी। वो एक शिकारी था, इस उजाड़ भूमि की रक्षा करने की शपथ ली थी, लेकिन अंधेरा उसे बुला रहा था, उसे भुलावे के, उसे सताने वाली यादों से मुक्ति के वादे फुसफुसा रहा था। लूना, उसकी आवाज खुरदरी थी, उसकी पूर्व गर्मजोशी की टूटी हुई गूंज। उसने उसे ऐसा तब से नहीं बुलाया था जब से उसकी दुनिया बिखर गई थी। ऐसा लगा जैसे एक जिंदगी बीत गई हो। उसे विश्वासघात का दर्द याद था, तेज और अचानक। अक्षय, उसका रक्षक, उसका विश्वास पात्र, उसके परिवार को उनके दुश्मनों के हाथों में सौंप दिया था। उसने देखा था जैसे उन्हें घसीट कर ले जाया गया था। उनकी चीखें चांदनी रात में गायब हो गई थी। क्यों? उसने फुसफुसाते हुए कहा। यह शब्द सन्नाटे में एक कच्ची खरोंच थी। ये सवाल जो उसे सालों से सता रहा था, उसका जबड़ा कस गया। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, उसने बुदबुदाया। उसकी निगाह उसके पैरों तले चांद की धूल पर टिकी हुई थी, लेकिन अब भी उसने उसकी आंखों में संदेह की झलक देखी, वो अपराध बोध जो उसे कुतर रहा था। भाग 5। चांद की हवा में फुसफुसाहट। एक धीमी कराह उजाड़ परिदृश्य में गूंज उठी। इस आवाज से लूना की रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई। यह हवा नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ प्राचीन और भूखा। परछाई गहरी होती हुई उसकी दृष्टि के किनारों पर लिखती हुई प्रतीत हो रही थी। क्रेटर से, खंडहरों से वे आए, वैम्पायर जैसे जीव। उनकी त्वचा पारदर्शी, उनकी आंखें एक द्वेषपूर्ण प्रकाश से चमक रही थीं। हवा भारी हो गई, सड़न की बदबू से भरी हुई। लूना का हाथ सहज रूप से उसके लबादे के नीचे छिपे हुए एनर्जी ब्लेड पर चला गया। डर, तेज और ठंडा, उसके अंदर दौड़ गया। लेकिन यह अपने लिए डर नहीं था, यह अक्षय के लिए था, उस आदमी के लिए जिसने उसे धोखा दिया था, फिर भी अब उसके बगल में खड़ा था। एक ऐसे अतीत से उससे बंधा हुआ जिससे वे बच नहीं सकते थे। और फिर उसने उसे देखा, जीवों के पीछे, सितारों की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक ग्रोटेस्क सिलुएट, अमालगम। अपने पीड़ितों के आपस में जुड़े शरीरों से बना एक राक्षसी अस्तित्व। यह चोरी की ऊर्जा से धड़कता था। इसका रूप चांदनी में बदलता और विकृत होता था। जीवों का स्रोत कठपुतली मास्टर उनके तार खींच रहा था। जीवों ने हमला किया। उनके पंजे ऑब्सीडियन शार्क की तरह तेज हवा में फट गए। लूना ने वापस लड़ाई लड़ी। उसकी हरकतें तरल और सुंदर थीं। हर वार स्टारलाइट और रोश का एक नृत्य, लेकिन वे अथक थे, एक ऐसी भूख से प्रेरित जो कभी संतुष्ट नहीं हो सकती थी। अक्षय, उसका साइबरनेटिक हाथ, गति का धुंधलापन, उसके साथ लड़ा। उसका चेहरा गंभीर, दृढ़ संकल्प का मुखौटा था। अमलगम देखता रहा। उसकी आंखें लूना में जल रही थीं। वह उसकी निगाह को महसूस कर सकती थी, ठंडी और गणनात्मक। वह उसका लक्ष्य थी, उसके निरंतर अस्तित्व की कुंजी।
निराशा उसे निगलने की धमकी दे रही थी। झुकना इतना आसान होगा, अंधेरे को उसे ले जाने देना। लेकिन फिर उसने अक्षय की आंखों में आशा देखी, लड़ने के लिए उसकी बेताब याचना। और उस पल में वह समझ गई, उसकी भेद्यता कोई कमजोरी नहीं थी, यह उसकी ताकत थी। उसकी भावनाएं, जिन चीजों को उसने दबाने की कोशिश की थी, वे अमलगम को हराने की कुंजी थी। उसने अपने दुख, अपने क्रोध, अपने डर को गले लगा लिया, उन्हें कच्ची शक्ति की ज्वार की लहर में अपने ऊपर धोने दिया। हवा ऊर्जा से छटक गई, उसके पैरों तले जमीन कांपने लगी। एक दहाड़ के साथ जिसने रात को चीर दिया, लूना ने अपनी शक्ति अनलीस्ट कर दी। शुद्ध ऊर्जा की एक लहर उसके अस्तित्व की गहराई से प्रेरित होकर अमलगम से टकरा गई। जीव चीखा, उसका रूप धूल में विलीन हो गया। चांद के परिदृश्य पर एक बार फिर सन्नाटा छा गया। जीव उनके स्वामी परास्त हो गए, नथिंगनेस में टूट गए। लूना खंडहरों के बीच खड़ी थी, उसका शरीर थकावट से कांप रहा था। अक्षय उसके पास आया, उसकी निगाह एक नए सम्मान से भरी हुई थी। उसके साइबरनेटिक हाथ की हल्की लाल चमक मंद पड़ गई थी। उसकी जगह एक नरम, स्थिर नीला रंग आ गया था। एक नई सुबह हो रही थी दोनों के लिए। चंद्रभूमि एक ऐसी दुनिया जो लाल आसमान के नीचे कैद है, एक ऐसी जगह जहां खूनी चांद कभी नहीं डूबता, लंबी और भयानक परछाइयां बनाता है जो रात के आने के साथ ही मुड़ती और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा गूंजती है, एक बेसुरी धुन जो भूले हुए देवताओं और प्राचीन बुराइयों की कहानी कहती है। ये फुसफुसाहटों और परछाइयों की जगह है जहां खूनी चांद की हर धड़कन के साथ हकीकत और सपने के बीच की रेखा धुंधली होती जाती है। ऊपर से आती भयानक रोशनी पत्थरों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे वो खून बहा रहे हों। अजीबोगरीब पौधे जिनके पत्ते हरे रंग के होते हैं, उलझे हुए, उनके कांटे उस तरह की तरह धारदार। सड़न की गंध हवा में भारीपन लिए होती है। जीवन और मृत्यु, निर्माण और विनाश के चक्रीय स्वभाव की निरंतर याद दिलाती है। लेकिन चंद्रभूमि जीवन से रहित नहीं थी। कल्पना के सबसे अंधेरे कोनों से जन्मे बुरे सपनों के जीव लाल रंग के परिदृश्य में घूमते हैं। परछाई और आग के ये जीव अपनी राक्षसी आकृतियों का प्रतिबिंब इस टेढ़ी मेढ़ी सुंदरता में पाकर इस जगह की ओर खींचे चले आते हैं। अक्षय पवार इस भयानक जगह पर बड़ी आसानी से चलते हैं। उनके कदम खामोश हैं, चाल में लचीलापन, उनकी नजरें लगातार परछाइयों को देख रही हैं। वो एक शिकारी हैं, लेकिन सांसारिक चीजों का नहीं। अक्षय चंद्रभूमि को परेशान करने वाले बुरे सपनों का शिकार करते हैं। कभी वह एक इंजीनियर थे, पुलों और सपनों के निर्माता, लेकिन चंद्रभूमि में अच्छे इरादों को भी बदल देने की ताकत है। अब उनका दाहिना हाथ उन खतरों का सबूत है जिनका उन्होंने सामना किया है। एक चमकता हुआ यांत्रिक हाथ, एक अप्राकृतिक रोशनी से धड़कता हुआ। यह एक उपकरण था, हाँ, लेकिन उस कीमत की भी निरंतर याद दिलाता है जो उन्होंने अस्तित्व के लिए चुकाई थी। वो अपने शिकार के अवशेषों, तराजू, पंजे, दांत को इस धरती पर फलते फूलते अंधेरे बाजारों में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचते हैं। ये एक खतरनाक व्यवसाय था, लेकिन यही एकमात्र जीवन था जिसे अब वह जानते थे। अक्षय अपने साथ एक वादे का बोझ लेकर चलते हैं, इस दुनिया को उसे खा जाने की चाह रखने वाले जीवों से बचाने की कसम। ये एक ऐसा बोझ था जिसे उन्होंने गंभीर दृढ़ संकल्प के साथ उठाया था। उनका दिल उन यादों से भारी था जो उन्होंने खोई थी, और जो दांव पर लगा था उसका ज्ञान था। एक छिपे हुए बगीचे में, जहां खूनी चांद की रोशनी घने पेड़ों से पार नहीं पा रही, लिलिथ वेक्स तेजी से काम कर रही थी। उसका कैनवास एक गिरे हुए अंतरिक्ष यान से निकाला हुआ धातु का टुकड़ा अंधेरे में हल्का चमक रहा था। उसके रंग, कुचले हुए खनिजों और उसके अपने खून का मिश्रण एक अजीब सी जीवंतता के साथ झिलमिला रहे थे। लिलिथ जवान थी, मुश्किल से एक औरत, फिर भी उसकी आंखों में दुख और गुस्से की गहराई थी जो उसकी उम्र को झुठलाती थी। उसका चेहरा आधी रात के काले बालों से घिरा हुआ अपने आप में एक कैनवास था।
जटिल टैटू का एक ताना बाना जो अपने आप जीवन के साथ लिखते और बदलते हुए प्रतीत होते थे। हर टैटू एक राक्षस था, रात का एक प्राणी, दर्दनाक विवरण में कैद। वे केवल चित्र नहीं थे, ये टैटू वे लिलित की आत्मा की खिड़कियां थीं। हर एक दर्द और आतंक का प्रतिबिंब था जो उसके अस्तित्व पर अंकित था। लिलित एक माध्यम थी, उसकी कला शरीर की दुनिया और बुरे सपनों के दायरे के बीच एक सेतु थी। अपने ब्रश के हर स्ट्रोक के साथ, खून की हर बूंद के साथ जो वह कैनवास पर गिराती थी, वह उन राक्षसों में जान फूंकती थी जो उसके सपनों में उसे सताते थे। एक रात खूनी चांद की भयानक निगाहों के नीचे लिलित का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। वर्षों का दबा हुआ दर्द और आक्रोश उसमें से निकल गया। उसकी कला को हवा दे रहा था, उसे मोड़ रहा था, उसे भ्रष्ट कर रहा था। उसके कैनवास पर मौजूद जीव धड़कने और फड़कने लगे। उनकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक उठी। एक धीमी गड़गड़ाहट, आदिम और भूखी, बगीचे में गूंज उठी। लिलित डर के मारे पीछे हट गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसकी बाहों पर बने टैटू जलने लगे। वे आजाद हो रहे थे। स्याही और खून के ये जीव उसके शरीर से फटकर दुनिया में आ रहे थे। हवा में ऊर्जा की चिंगारियां उड़ने लगी। लिलित के अनपेक्षित जादू के तनाव में हकीकत का ताना बाना करा रहा था। कैनवास से, जो अब खून से चिकना था और एक भयानक हरी रोशनी से चमक रहा था, एक आकृति निकलने लगी। यह विशाल था, इसका रूप बदलता और बदलता रहता था। जो लिलित ने कभी कल्पना की थी उन सभी भयावहताओं से बना था। घबराई हुई लिलित ने भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। प्राणी उसके दिल में मौजूद दहशत से आकर्षित होकर अपने पंजे उघाड़े हुए, अपने जबड़े एक खामोश खर्राटे में खोले हुए झपटा। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर का खूनी चांद धड़क रहा हो, बगीचे को अपनी लाल रोशनी से नहला रहा हो, मानो उस अराजकता में आनंद ले रहा हो जो पैदा हो गई थी। भाग 5। अक्षय के राक्षस, इंसान या मशीन। अक्षय के हाथ की यांत्रिक आवाज तेज हो गई। धातु उसकी त्वचा के खिलाफ गर्म हो रही थी। यह एक चेतावनी थी, मशीन की एक आदिम चीख जो अब उसका हिस्सा थी। उसे बगीचे के केंद्र से निकलने वाली डार्क एनर्जी के उछाल के प्रति सचेत कर रही थी। उसने पहले भी उसकी उपस्थिति को महसूस किया था। यह लड़की जो बुरे सपने बनाती है। उसने उन जीवों को देखा था जिन्हें उसने अनजाने में आजाद कर दिया था। उनके रूप मुड़े हुए और ग्रोटेस्क, उनकी भूख अतृप्त। उसने उसकी शक्ति के खिंचाव को महसूस किया था, उसके अपने यांत्रिक अंग के भीतर छिपे अंधेरे की एक खतरनाक प्रतिध्वनि। अक्षय लंबे समय से उस भ्रष्टाचार से जूझ रहा था जिसने उसे निगलने की धमकी दी थी। एक मरते हुए वैज्ञानिक का उपहार, यांत्रिक हाथ, एक आशीर्वाद और एक अभिशाप दोनों था। इसने उसे लड़ने की ताकत दी, लेकिन इसने उसे रात के सन्नाटे में फुसफुसाया भी, उसे शक्ति और बदला लेने के वादों से लुभाया। लेकिन अक्षय अपनी इंसानियत के आखिरी निशान से चिपके रहे, उस आदमी की याद में जो वह कभी था। वह अंधेरे के आगे नहीं झुकेगा। वह वही नहीं बनेगा जिसका वह शिकार करता था। नहीं जब तक आशा की एक किरण बाकी है, एक आत्मा बचानी बाकी है। नहीं जब तक लिलित की चीखें रात में गूंजती रहीं। भाग 6। महारक्षस, दर्द की एक टेपेस्ट्री। लिलित के कैनवास से निकलने वाला जीव चंद्रभूमि में पहले कभी नहीं देखा गया था। यह बुरे सपनों की एक टेपेस्ट्री थी, उन सभी भय और चिंताओं का एक राक्षसी समामेलन जो पुरुषों के दिलों में व्याप्त था। इसका मांस तराजू और फर का एक चिथड़ा था। इसकी आंखें एक द्वेषपूर्ण बुद्धिमत्ता से चमक रही थीं। यह कोई साधारण राक्षस नहीं था जो वृत्ति और भूख से पैदा हुआ था। यह महारक्षस था, महान आतंक, शुद्ध मानसिक ऊर्जा का एक प्राणी जिसे लिलित के अनजाने बलिदान द्वारा रूप दिया गया था। यह निराशा पर, जीवित लोगों की आत्माओं से चिपकी नकारात्मक भावनाओं पर फीड करता था। हर फुसफुसाहट, हर चीख के साथ मजबूत होता जाता था। महारक्षस लिलित के ऊपर मंडरा रहा था। उसकी उपस्थिति उसके चारों ओर की वास्तविकता को विकृत कर रही थी। पेड़ मुरझा गए और मर गए। उनकी जीवन शक्ति उसकी बढ़ती शक्ति को बढ़ावा देने के लिए निकल गई।
ऊपर का खूनी चांद एक बीमार उल्लास के साथ धड़कता हुआ प्रतीत हो रहा था। इसकी लाल रोशनी प्राणी की बहुआयामी आंखों में परिलक्षित हो रही थी। लिलिथ अपनी रचना के सामने झुक गई। उसने जो किया था उसकी विशालता अंततः उस पर गिर गई। वह वास्तव में राक्षसी चीज के लिए एक नाली बन गई थी, एक प्राचीन बुराई के लिए एक प्रवेश द्वार, जिसने न केवल चंद्र भूमि बल्कि उसकी पहुंच के भीतर हर क्षेत्र को निगलने की धमकी दी थी। भाग 7, लिलिथ की पसंद। रसातल को गले लगाओ या शून्य को चुनौती दो। महाराक्षस ने अपनी भयानक निगाहें लिलिथ पर घुमाई। उसकी बहुआयामी आंखें उसकी आत्मा में जल रही थीं। फिर उसने बात की। उसकी आवाज फुसफुसाहट का एक कोरस थी, हर एक अनंत काल के दुख से भरी हुई थी। इसने लिलिथ को एक विकल्प प्रदान किया। उसके भीतर के अंधेरे को गले लगाओ, उसकी रानी बनो और उसके साथ शासन करो, क्योंकि उसने दुनिया को अपनी छवि में फिर से बनाया है। या भस्म हो जाओ, उसका सार उसके आतंक के शासनकाल को बढ़ावा देता है। लिलिथ ने राक्षसी प्राणी से लेकर कैनवास तक देखा जो जमीन पर पड़ा था, उसके दर्द और उसकी शक्ति का स्रोत। उसने अन्य प्राणियों की आंखों में भय देखा जो वह जीवन में लाई थी, उनकी आदिम भूख का खिंचाव महसूस किया। लेकिन उसने पछतावे की एक झिलमिलाहट भी महसूस की, उस अराजकता के लिए जिम्मेदारी की जिसे उसने फैलाया था। उसके फैसले का भार उस पर भारी और दम घोंटने वाला था। क्या वह अनगिनत दुनिया को चंद्र भूमि के समान भाग्य भुगतने के लिए निंदा कर सकती थी? क्या वह इस राक्षसी सत्ता की भूख को शांत करने के लिए अपनी आत्मा का बलिदान कर सकती थी? या क्या उसके पास ताकत थी, इच्छा शक्ति थी, उस अंधेरे को चुनौती देने के लिए जो उसे निगलने की धमकी दे रहा था, अपने पापों का प्रायश्चित करने का रास्ता खोजने के लिए और उस राक्षस से लोगों की रक्षा करने के लिए जिसे उसने बनाया था? भाग 8, शिकारी की दुविधा, मोक्ष या विनाश। अक्षय बगीचे में ठीक उसी समय पहुंचा जब महाराक्षस ने लिलिथ को अपनी पसंद की पेशकश की। उसने अपने समय में अनगिनत भयावहताओं का सामना किया था, लेकिन इस जीव से निकलने वाली भारी द्वेषपूर्णता ने उसकी रीढ़ को ठंडक भेज दी। यह ऐसा था जैसे निराशा का सार ही भौतिक रूप ले लेता है। उसने लिलिथ को देखा। उसका चेहरा पीला, उसकी आंखें भय और अनिश्चितता से चौड़ी थी। उसने उन जीवों को देखा जिन्हें वह जीवन में लाई थी, उनके रूप खूनी चांद की रोशनी में बदलते और लिखते हुए। और उसने महाराक्षस को देखा। उसकी निगाहें लिलिथ पर टिकी हुई थीं। उसकी उपस्थिति उसके चारों ओर की वास्तविकता को विकृत कर रही थी। अक्षय जानता था कि वह अकेले पाशविक बल से इस जीव को हरा नहीं सकता। यह बहुत शक्तिशाली था। लिलिथ से इसका संबंध बहुत मजबूत था। उसे एक चुनाव करना था जो उसकी हर वृत्ति के खिलाफ जाता था, जो उसे अपनी आत्मा की कीमत चुका सकता था। वह लिलिथ को बचाने की कोशिश कर सकता था, उसे उस राक्षस को नियंत्रित करने का तरीका खोजने में मदद करने के लिए जिसे उसने फैलाया था। लेकिन क्या होगा अगर वह नहीं कर सकी? क्या होगा अगर महाराक्षस को रोकने का एकमात्र तरीका उसके निर्माता को नष्ट करना है, उस लिंक को तोड़ना जिसने उसे रूप दिया? अक्षय का यांत्रिक हाथ धड़क रहा था। उसके भीतर की डार्क एनर्जी उत्तेजित हो रही थी, उसकी उथल पुथल को भांप रही थी। इसने उसे एक समाधान, तेज और क्रूर की पेशकश की। लिलिथ को मार डालो और महाराक्षस मुरझा जाएगा और मर जाएगा। उसकी शक्ति शून्य में विलीन हो जाएगी, लेकिन किस कीमत पर? भाग 9, निष्कर्ष। क्रिम्सन लाइट में गूंज। खूनी चांद आसमान में भारी लटका हुआ था। उसकी लाल रोशनी लंबी भयानक परछाइयां डाल रही थी जो आने वाले संघर्ष की लय में नाच रही थी। हवा ऊर्जा से चटक रही थी। वास्तविकता का ताना बाना उनके सामने पड़ी पसंद के भार से पतला हो गया था। क्या लिलिथ अपने भीतर के अंधेरे को गले लगा लेगी, एक बुरे सपने की दुनिया की रानी बन जाएगी? क्या अक्षय दुनिया को बचाने के लिए अपनी मानवता का त्याग करते हुए अपने यांत्रिक हाथ के भीतर पनपने वाले भ्रष्टाचार के आगे झुक जाएगा? या वे एक और रास्ता खोज लेंगे, आने वाले तूफान के बीच में आशा की एक किरण? उत्तर चंद्रभूमि के भाग्य की तरह अधर में लटका हुआ था। अच्छाई और बुराई, सृजन और विनाश, आशा और निराशा के बीच के स्थायी संघर्ष का प्रमाण।
और जैसे जैसे परछाइयां लंबी होती गईं और खूनी चांद अपनी खामोश निगरानी जारी रखता रहा, उनकी पसंद की गूंज आने वाले सहस्राब्दियों तक ब्रह्मांड में गूंजती रहेगी। चांद नीचे लटका हुआ था, जैसे आसमान में एक खूनी आंख। उसकी लाल रोशनी ने जमीन को जंग और सड़ांध के रंगों में रंग दिया था। ये था मूलैंड, एक ऐसा लोक जो हमेशा के लिए गोदूली में कैद था। नुकीले क्रिस्टल के शिखर घायल आसमान को चीरते हुए, तरल पारे की नदियां कंकालों के जंगलों से होकर गुजरती थीं। हवा में एक धीमा गमगीन गीत गूंज रहा था, दुख में डूबी दुनिया का विलाप। हवा पेड़ों से सरसराती हुई गुजरती थी, उनकी शाखाएं नंगी और मुड़ी हुई थीं, जैसे प्रताड़ित आत्माओं के अंग। जमीन पैरों के नीचे चरमराती थी, हड्डियों जैसे सफेद पत्तों का एक कालीन। परछाई नाचती और छटपटाती थी, लाल रोशनी में राक्षसी आकार लेती हुई। ये एक ऐसी जगह थी जहां उम्मीद मरने आती थी, निराशा की लताओं से घुटकर। लेकिन इस उजाड़ परिदृश्य में भी जीवन कायम था। कंकाल के जंगल में गहरे छिपा हुआ एक चुनौती का अंगारा चमक रहा था। अंधेरे के बीचों बीच उम्मीद की एक टिमटिमाहट। उसका नाम था अन्या। वो विरोधाभासों की एक रचना थी, एक विरोधाभास जिसे रूप दिया गया था। उसकी त्वचा पॉलिश किए हुए ऑब्सीडियन के रंग की थी, उसकी आंखें तरल चांदी के कुंडों जैसी। लेकिन उसके बारे में सबसे खास बात उसकी त्वचा के नीचे फैली नसों का जाल था, जो एक भयानक बायोलुमिनेसेंट रोशनी से चमक रहा था। अन्या की भावनाएं कच्ची बेकाबू थीं। वो उसकी त्वचा के नीचे धड़कती थीं, प्रकाश और छाया की एक सिम्फनी। जब वो रोती थी तो उसके आंसू आग की लपटों में बदल जाते थे, उसके गालों पर झुलसे हुए निशान छोड़ते हुए। उसकी हंसी दुर्लभ और कीमती, प्रकाश की क्षण भंगुर ढालें बनाती थी, बढ़ते अंधेरे के खिलाफ झिलमिलाते हुए अवरोध। वो एक हथियार थी, दर्द की भट्टी में गरी हुई, लेकिन वो उससे भी बढ़कर कुछ थी। वो दुहक में डूबती दुनिया में उम्मीद की एक किरण थी। मूलैंड का भार उसके पतले कंधों पर टिका हुआ था। मूलैंड के बीचों बीच कंकाल के पेड़ों के बीच बसा हुआ था दर्द का पॉलिटेक्निक। इसकी दीवारें काले ऑब्सीडियन से बनी हुई चांद की लाल रोशनी को सोखती हुई लग रही थी। गारगोयल्स, उनके चेहरे खामोश चीखों में जमे हुए, छतों से नीचे झांक रहे थे। ये कोई साधारण अकादमी नहीं थी, ये एक भट्टी थी जहां अन्या जैसी लड़कियों को हथियारों में ढाला जाता था। पॉलिटेक्निक अक्षय पवार द्वारा चलाया जाता था, जो प्रतिभा और क्रूरता दोनों का प्राणी था। आधा वैम्पायर, आधा मैकेनिकल इंजीनियर, वो मानता था कि दर्द ही सबसे बड़ी परीक्षा है, असली ताकत का एकमात्र रास्ता। उसने अन्या के आंसुओं में क्षमता देखी, उसकी हंसी में कच्ची बेकाबू ऊर्जा। उसने उसे अंदर लिया, उसके दर्द को एक हथियार में तराशा। इसकी दीवारों के अंदर लड़कियां प्रशिक्षित होती थीं, उनकी चीखें अंधेरे गलियारों में गूंजती थीं। उन्होंने अपने दर्द को हथियार बनाना, अपने दर्द को ताकत में बदलना सीखा। अक्षय उन पर नजर रखता था, उसकी आंखें ठंडी और गणनात्मक, उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान खेल रही थी। अक्षय पवार विरोधाभासों का एक अध्ययन था। वो असीम बुद्धि का प्राणी था, उसका दिमाग गियर और परछाइयों की एक भूल भुलैया। वो एक सर्जन की सटीकता के साथ जादू के मैकेनिक्स का विश्लेषण कर सकता था, अपनी कलाई के एक झटके से ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकता था। लेकिन उसकी प्रतिभा की बराबरी उसकी क्रूरता ही कर सकती थी। उसका स्पर्श बर्फ जैसा था, उसकी आवाज एक धीमी सम्मोहक गड़गड़ाहट। वो दुनिया को एक मशीन के रूप में देखता था, और दर्द वो ईंधन था जो उसे चलाता था। वो मानता था कि अपने दर्द में महारत हासिल करके उसके छात्र अपनी मानवता को पार कर सकते हैं और कुछ और बन सकते हैं। लेकिन उसके बर्फीले बाहरी आवरण के नीचे किसी और चीज की एक टिमटिमाहट जलती थी। क्या यह पछतावा था, या शायद सहानुभूति का एक विकृत रूप? कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। अक्षय पवार एक रहस्य था, खुद के लिए भी। भाग 5, दुहक से हथियार बना। पॉलिटेक्निक की दीवारों के भीतर अन्या और दूसरी लड़कियों ने प्रशिक्षण लिया। उन्होंने बुरे सपनों से बने ब्लेड से लड़ाई का अभ्यास किया। उनकी हरकतें सांपों की तरह तरल और घातक। उन्होंने ऐसे औषधि बनाई जो मांस और हड्डियों को पिघला सकती थीं। उनकी कढ़ाई जहरीले मिश्रण से बुदबुदा रही थी। उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रवाहित करना
विनाशकारी बल के साथ उन्हें उजागर करना सीखा। आंसू आग के गोले बन गए, चीखें ध्वनि विस्फोट में बदल गईं। हंसी दुर्लभ और कीमती उनके दुश्मनों को एक पल में वाष्पीकृत कर सकती थी। हर दिन आग से एक परीक्षा थी, अपने ही अंदरूनी राक्षसों के खिलाफ एक अथक संघर्ष। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ वो मजबूत होती गईं, उनका संकल्प अटूट होता गया। भाग 6। बुराई के राक्षस मानव अंधेरे से जन्मे। मूलैंड राक्षसों के लिए प्रजनन स्थल था। वे परछाइयों से रेंगते हुए, धरती की दरारों से रिसते हुए, हर एक मानवीय बुराई का एक भयानक अवतार। वहां वासना के जीव थे, उनका मांस पसीने और इच्छा से चिपचिपा। ईर्ष्या के जानवर, उनकी आंखें लालची भूख से जल रही थी, और क्रोध के राक्षस, उनकी दहाड़ दुनिया की नींव को हिला रही थी। ये जीव पॉलिटेक्निक की ओर आकर्षित होते थे, इसकी दीवारों के भीतर धड़कने वाली कच्ची बेकाबू शक्ति को महसूस करते थे। वे कंकाल के जंगल के किनारों पर दुबके रहते थे, उनकी आंखें द्वेषपूर्ण भूख से चमक रही थी। लड़कियों को इन जीवों से लड़ने के लिए अपने अंधेरे से मिलने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। वे बढ़ाते परछाइयों के खिलाफ रक्षा की एकमात्र रेखा थी, विस्मृति के कगार पर खड़ी दुनिया के लिए एकमात्र उम्मीद। भाग 7। मेगा मॉन्स्टर पीड़ा की एक सिम्फनी। लेकिन एक राक्षस ऐसा था जो अन्य सभी को बौना बना देता था, अकल्पनीय शक्ति और द्वेष का प्राणी मेगा मॉन्स्टर। यह हजारों प्रताड़ित आत्माओं का एक समामेलन था। उनका दर्द और पीड़ा शुद्ध पीड़ा की एक टेपेस्ट्री में एक साथ बुनी हुई थी। मेगा मॉन्स्टर रंगों और चेहरों का एक घूमता हुआ भंवर था। इसका शरीर मानव रूप की एक भयानक पैरोडी। यह परिदृश्य पर छाया हुआ था, अनसुलझे दर्द की विनाशकारी शक्ति का एक स्मारक। इसका अस्तित्व ही जीवन के लिए अभिशाप था, एक ब्लैक होल जो पूरे मूलैंड को निगलने की धमकी देता था। लड़कियों ने इस जीव के बारे में फुसफुसाते हुए सुना था। उनका खून उसके नाम के उल्लेख मात्र से ठंडा हो जाता था। यह अंतिम परीक्षा थी, अंतिम परीक्षा जिसके लिए उन्हें इतनी बेरहमी से तैयार किया गया था। भाग 8। अंधेरे में एक झलक। अपने चारों ओर फैली भयावहता के बावजूद अन्य उम्मीद की एक टिमटिमाहट से चिपकी रही। उसने दूसरी लड़कियों में मानवता देखी, चुनौती की चिंगारी जिसने बुझने से इनकार कर दिया। वो जानती थी कि उनका दर्द उन्हें परिभाषित नहीं करता, कि वे अकल्पनीय अंधेरे के सामने भी महान प्रेम और करुणा करने में सक्षम थी। उसने अक्षय पवार की शिक्षाओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, ये सोचना शुरू कर दिया कि क्या कोई और रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जिसके लिए उन्हें शक्ति के लिए अपनी आत्मों का बलिदान करने की जरूरत नहीं है। उसने देखा कि उनका प्रशिक्षण दूसरी लड़कियों पर क्या असर डाल रहा है, जिस तरह से यह उन्हें ठंडा और भावनाहीन बना रहा है। वो जानती थी कि वो उन्हें राक्षस नहीं बनने दे सकती। उसे दूसरा रास्ता खोजना था, अंधेरे में डूबे बिना उससे लड़ने का रास्ता। भाग 9। अनसुलझे दर्द की कीमत। लाल चांद मूलैंड पर अपनी शोकाकुल निगरानी जारी रखता है, प्रकाश और अंधेरे के बीच शाश्वत संघर्ष का एक मूक गवाह। दर्द का पॉलिटेक्निक अनसुलझे आघात की कीमत की एक कठोर याद दिलाता है, राक्षसी रूप जो वो ले सकता है। अन्य और दूसरी लड़कियां बीच में फंसी हुई थीं। उनका जीवन शक्ति और भ्रष्टाचार के बीच एक नाजुक संतुलनकारी कार्य। वे दर्द की भट्टी में गढ़े गए हथियार थे, लेकिन वे एक उज्जवल भविष्य की आशा भी थे। मूलैंड की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन जब तक उनके दिलों में चुनौती का एक अंगारा जलता रहा, एक मौका था, चाहे कितना भी पतला क्यों ना हो, कि वे दर्द के चक्र से मुक्त हो सकें और अपने और अपनी दुनिया के लिए एक नई नियति गढ़ सके। चांद रो रहा था, सूरज की लालिमा से नहीं, पर खून के लाल रंग से जो राख जैसी धूल में बह रहा था। नुकीले पहाड़ टूटे हुए दांत जैसे आसमान में खड़े थे। ऊपर टूटा हुआ चांद अधूरे वादे की तरह लटका हुआ था। हवा पतली थी, सदियों पुरानी धूल से भरी हुई। ये धूल खोई हुई दुनिया के खंडहरों से चिपकी हुई थी। हवा में भूले हुए गमों की कहानियां सुना रही थी। हवा के गाने से तेज बस एक आवाज थी, खून जैसे लाल पानी की टप टप टप, हर बूंद चांद के चीखने की गूंज। ये जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं थी, ये एक कब्रिस्तान था, मरती हुई दुनिया की ठंडी रोशनी में नहाया हुआ। ये लूना था, चांद का गम हकीकत बना हुआ। राख में एक लाल चिंगारी,
एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसका छोटा सा शरीर वीरान दुनिया के सामने बौना लग रहा था। उसकी आंखें पिघले हुए सोने जैसी एक तेज रोशनी से जल रही थीं, चांद पर बहने वाली लाल नदियों को दिखा रही थीं। वो विरोधाभासों से बनी थी, नाजुक लेकिन जिद्दी। उसकी त्वचा पर वही राख थी जो पूरी दुनिया पर थी। लाल रंग की धारियां, चांद के पत्थर से बना युद्ध रंग उसके चेहरे पर बने थे, जिद का एक निशान। उससे दूर एक अलग ही तरह का आदमी खड़ा था। टूटे हुए चांद की रोशनी में धातु चमक रही थी। साइबरनेटिक योद्धा, ताकत और हार दोनों का प्रतीक। कवच उसकी त्वचा से जुड़ा हुआ, लड़ी गई लड़ाइयों और जख्मों की कहानी बता रहा था। उसके हाथों में प्लाज्मा ब्लेड चटक रहे थे, चांद के पत्थर से बने और अंदरूनी आग से धड़क रहे थे। वो एक हथियार था, पछतावे से बना, इस मरती हुई दुनिया में मुक्ति ढूंढ रहा था। सन्नाटा टूट गया। लाल नदियों से वो निकले, निराशा से पैदा हुए जीव टूटी हुई भावनाओं की गूंज खा रहे थे। एक मोहक भूत रेंगता हुआ आया, उसका रूप धुएं और शीशे की तरह बदलता हुआ। त्वचा पारदर्शी और लाल रंग की नसों वाली, अंदर के अंधेरे की झलक दिखा रही थी। वो सम्मोहित करने वाली चाल से चल रहा था। एक पिशाच बच्ची के जलते हुए दिल की गर्मी की ओर खींचा चला आ रहा था। उसके पीछे एक विशाल राक्षस राख से निकला। उसका शरीर ज्वालामुखी की दरारों से बना हुआ था, जिससे काले तैलीय आग निकल रही थी। हर कदम से जमीन कांपती थी, उसकी कच्ची बेकाबू ताकत का प्रमाण। वो भूखा था, मांस और हड्डी के लिए नहीं, बल्कि साइबरनेटिक योद्धा के अंदर के कच्चे बेकाबू जज्बातों के लिए। ये सिर्फ जानवर नहीं थे, ये लूना के दर्द का रूप थे, उसी चीज से बने जिसे वो खाना चाहते थे। उम्मीद, डर, प्यार, गुस्सा, सब उनकी कभी न बुझने वाली भूख का ईंधन थे। लड़ाई शुरू हुई, दहाड़ से नहीं बल्कि हवा के हिलने की फुसफुसाहट से। जब योद्धा झपटा, प्लाज्मा ब्लेड गूंजे, सन्नाटे को चीरते हुए। जब वो आग के राक्षस से भिड़ा, हर बचाव, हर वार नियंत्रित गुस्से का संगीत था। योद्धा अपनी अंदरूनी उथल पुथल को धार्मिक क्रोध के हथियार में बदल रहा था। लाल रंग की धूल में बच्ची नाच रही थी, उसकी चाल लचीली थी, उसका छोटा सा शरीर लाल रंग की ऊर्जा का बवंडर। पिशाच जीव इधर उधर भाग रहा था, उसका अलौकिक रूप बच्ची के हर हमले का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन बच्ची की नजरें नहीं हटीं, उसकी अंदरूनी आग हर चूके हुए वार के साथ और तेज होती गई। हवा ऊर्जा से चटक रही थी, इच्छा शक्ति का टकराव वीरान दुनिया में गूंज रहा था। बच्ची और योद्धा के लिए ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं थी, ये उस अंधेरे के खिलाफ लड़ाई थी जो उन्हें निगलने की धमकी दे रहा था। दर्द से सने चांद के नीचे मुक्ति के लिए एक बेताब संघर्ष। योद्धा दहाड़ा, उसकी आवाज एक कर्कश ध्वनि थी जिसने सन्नाटे को चीर दिया। आग का राक्षस हमला करता रहा, हर बार गिरते हुए पहाड़ के भार के साथ। लेकिन योद्धा दृढ़ रहा, उसका संकल्प हमले के खिलाफ ढाल बन गया। वह प्रायश्चित चाहने वाले व्यक्ति की बेबसी से लड़ा। उसकी हर चाल उसके अतीत के भूतों से प्रेरित थी। युद्ध के मैदान के उस पार लड़की लड़खड़ा गई। पिशाच प्राणी उसके चारों ओर लिपट गया, उसका स्पर्श उसकी त्वचा से गर्मी को सोख रहा था। विस्मरण के वादों से सराबोर फुसफुसाहट उसके दिमाग में रेंगती रही, उसे लड़ाई छोड़ने के लिए लुभाती रही। लेकिन फिर उसने उसे देखा। योद्धा पस्त लेकिन अटूट, अभी भी एक ऐसे भविष्य के लिए लड़ रहा है जिसे उसने लगभग नष्ट कर दिया था। उसके भीतर एक चिंगारी सुलग उठी, अवज्ञा की एक झिलमिलाहट जिसने बुझने से इनकार कर दिया। उसके हाथ चमक उठे, लाल ऊर्जा तब तक तेज होती रही जब तक कि वह सुपरनोवा की तरह नहीं चमक उठी। उसके अपने दर्द की गूंज पिशाच प्राणी द्वारा मुड़ी हुई और बढ़ी हुई उसका हथियार बन गई, उसके अपने दिल की आग में जाली एक ढाल। जमीन कांप उठी, लाल नदी से एक नया आतंक उभरा। मारे गए जीवों का एक ग्रोटेस्क मिश्रण, मांस और हड्डी की एक राक्षसी टेपेस्ट्री जो पूरी तरह से अपवित्र इच्छा शक्ति द्वारा एक साथ रखी गई थी। यह युद्ध के मैदान पर छा गया, लूना के दुख का एक मुड़ा हुआ स्मारक। इसके ग्रोटेस्क रूप को ढंकते हुए टूटे हुए चांद का एक दांतेदार टुकड़ा एक बीमार रोशनी से धड़क रहा था। योद्धा लड़खड़ा गया, इस नए घिनौनेपन से उसका संकल्प क्षण भर के लिए हिल गया। लड़की अभी भी अपने संघर्ष में बंद चिल्लाई, प्राणी की उग्लुषात्मक दहाड़ के खिलाफ उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। यह तूफान का केंद्र था, इस मरती हुई दुनिया में जो कुछ भी गलत था उसका अवतार। योद्धा ने लड़की की ओर देखा, उसकी आंखों में निराशा देखी और अपनी छाती में एक परिचित दर्द महसूस किया। उसने अपनी गलतियों से भागते हुए जीवन भर बिताया था,
अपनी रचनाओं के विनाश में मोचन की मांग की थी, लेकिन सच्चा मोचन, उसने महसूस किया, विनाश में नहीं बल्कि सुरक्षा में है। उसके पास एक विकल्प था, अपने अतीत के भूतों से चिपके रहना या ऐसे भविष्य के लिए लड़ना जिसे वह अभी भी बनाने में मदद कर सकता था। योद्धा ने हमला किया। वह एक नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ा, उसका शरीर स्टील और रोश का धुंधलापन। प्लाज्मा ब्लेड गूंज उठे, राक्षसी समामेलन के चारों ओर घूमने वाले कम जीवों के माध्यम से एक रास्ता बनाते हुए। वह ओडरजित व्यक्ति की तरह लड़ा, उसका हर बार मोचन के लिए प्रार्थना, उसकी हर सांस रक्षा करने का वादा। युद्ध के मैदान के उस पार लड़की उठ गई। पिशाच प्राणी शक्ति में अचानक बदलाव को भांपते हुए पीछे हट गया। लड़की की आंखें एक भयानक रोशनी से जल उठीं। उसका छोटा सा शरीर एक ऐसी शक्ति बिखेर रहा था जो उसकी उम्र को झुठला रही थी। वह एक शिकारी की कृपा के साथ चली गई। उसका हर हमला एक मरते हुए तारे की कच्ची ऊर्जा से प्रभावित था। साथ में वे विनाश का एक सिम्फनी थे, स्टील और लाल रंग की रोशनी का बवंडर। हवा ऊर्जा से चटक रही थी। उनके हमले के बल के नीचे उनके पैरों के नीचे की जमीन कांप रही थी। वे बेजोड़ थे, बेहतर थे, लेकिन उम्मीद से बाहर नहीं थे, क्योंकि साझा हताशा के उस क्षण में उन्होंने एक दूसरे में ताकत पाई, अतिक्रमण करने वाले अंधेरे के दिल में प्रकाश की एक झिलमिलाहट। योद्धा राक्षसी समामेलन पर पहुंच गया। यह उस पर छा गया, जीवन की एक ग्रोटेस्क पैरोडी। उसने प्रहार किया। उसके प्लाज्मा ब्लेड प्राणी की खाल में जगह बना रहे थे। प्राणी दहाड़ उठा, एक ऐसी आवाज जिसने आकाश को चीर दिया और एक दर्जन अंगों से प्रहार किया। लड़की ने अपना मौका देखकर शुद्ध ऊर्जा की एक लहर अनलीश्ड की। यह प्राणी के सीने में लगा, जहां टूटे हुए चांद का टुकड़ा एक भयानक रोशनी से धड़क रहा था। प्राणी ऐंठ गया, उसका रूप टिमटिमा रहा था, मानो गिरने वाला हो। टुकड़ा और भी तेज धड़कता रहा, उसकी सतह पर दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं। योद्धा जानता था कि उसे क्या करना है। उसने अपनी सारी ऊर्जा अपने ब्लेड में डाल दी। प्लाज्मा मरते हुए सूरज की तरह चमक रहा था। एक अंतिम हताश रोने के साथ उसने अपने ब्लेड प्राणी के दिल में टूटे हुए चांद के टुकड़े को निशाना बनाते हुए डुबो दिए। एक अंधाधुंध चमक थी, एक शॉक वेव जो लूना की सतह पर लहरा रही थी। आकाश में ही दरार पड़ गई। खंडित चांद तनाव में कराह उठा और फिर सन्नाटा। धूल जम गई। योद्धा स्थिर पड़ा रहा, उसका शरीर ठंडी धातु के कोकून में बंद था। राक्षसी समामेलन चला गया था, धूल और हड्डी के बिखराव में सिमट गया था, और ऊपर आकाश में टूटा हुआ चांद, हालांकि अभी भी जख्मी था, थोड़ा तेज चमक रहा था। लड़की, उसकी ऊर्जा खर्च हो गई, अपने घुटनों पर गिर पड़ी। वह योद्धा की ओर रेंगती रही। उसका हाथ उसके कवच की ठंडी धातु को छूने के लिए पहुंच रहा था। एक अकेला आंसू उसके राख से सने गाल पर लाल रंग का धातु पर छप गया। योद्धा जीवित रहा या मर गया, वह नहीं जानती थी, लेकिन एक बात निश्चित थी, लूना दुखों के चांद को एक राहत मिली थी। खून लाल नदियां थोड़ी धीमी बहती थीं, हवा थोड़ी हल्की थी। लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन लूना की आत्मा के लिए युद्ध अभी शुरू हुआ था। और लड़की, उसका दिल एक नए उद्देश्य से धधक रहा था। इसके लिए लड़ने के लिए वहां होगी, क्योंकि चांद की छाया में एक नई सुबह हो रही थी।